हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन क्वेश्चन बेस के ऊपर, एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां पे आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो ईदर फ्रॉम द हाई कोर्ट और फ्रॉम द सेशन कोर्ट। उसके ऊपर आज हम एक एप्लीकेशन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि क्या इस केस में एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेट्स सी द फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या फैक्ट्स हैं इस केस के, देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, एक इंसान को ऑलरेडी बेल मिली हुई थी। कौन सी बेल? रेगुलर बेल। एक रेगुलर बेल मिली हुई थी। और कहां मिलती है रेगुलर बेल? सेक्शन 437 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहां पे एक रेगुलर बेल मिल गई, यानी कि एक इंसिडेंट हुआ, एक क्राइम हुआ। अब क्राइम के बाद अरेस्ट हो चुका है, कस्टडी में है, और वहां जाके उसने अब कोर्ट से जाके एक रेगुलर बेल अप्लाई की और बेल उसको मिल चुकी थी। नाउ अब क्या होता है बेल में? अगर आपको रेगुलर बेल मिल गई तो यू हैव टू अपीयर ना। जब भी आपका ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट में, आपको जब बुलाएंगे कि आपको इस तारीख पे इस दिन आना है, तो आपको आना पड़ेगा। बट ड्यू टू हिज नॉन अपीयरेंस, उसने कोर्ट की जो ट्रायल थी उसमें गया नहीं, वो वहां पे उसकी जो बेल थी वो कैंसिल कर दी गई। ड्यू टू हिज नॉन अपीयरेंस उसकी जो रेगुलर बेल थी उसको कैंसिल कर दी गई। नाउ व्हेन हिज बेल वाज कैंसल्ड, जब उसकी बेल कैंसिल कर दी गई, देन ही अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अब वो हाई कोर्ट गया कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए क्योंकि मेरी बेल यहां पे कैंसिल हो गई थी, मैं नॉन अपीयरेंस के कारण कैंसिल हो गई थी, मैं आ नहीं सका, बट इस रीजन कि मुझे अब एंटीसिपेटरी बेल यहां पे दी जाए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पहले रेगुलर बेल मिल चुकी थी, अब ये बेल कैंसिल हो गई थी, और तब ये बंदा हाई कोर्ट में गया कि यहां पे मुझे रेगुलर बेल चाहिए। अब जब हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया तो ये गया सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव के साथ कि भाई मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। नाउ लेट्स रीड सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। उसका फर्स्ट क्लॉज देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 438 टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी बेल की होती क्या है, कब ये डिमांड की जाती है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कब फाइल की जाती है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एप्रीहेंडिंग अरेस्ट यानी कि अरेस्ट होने का अभी डर है, अब अभी डर है, अरेस्ट अभी तक हुआ नहीं, उस टाइम पे यहां पे एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है। कब ली जाती है? व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन of having committed a non-bailable offense. He has a reason to believe कि उसको अभी अरेस्ट किया जाएगा। उसको यहां पे एक डर है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, और उससे पहले ही, अभी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक कस्टडी में नहीं लेके गए, अरेस्ट होने से पहले ही उसने सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। हमें सिर्फ यह देखना है कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कब फाइल करते हैं। सेक्शन 438 में आप ये समझें कि एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन है आप कौन सी स्टेज में फाइल कर सकते हो। हमारा जो केस का फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्या जब रेगुलर बेल मिल चुकी है उसके बाद वो बेल कैंसिल हो गई रेगुलर बेल, क्या उस टाइम पे आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो आवर इशू इन दिस केस इज देयर एनी चांस ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ रेगुलर बेल? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने रेगुलर बेल अप्लाई करी, आपको मिल गई, ड्यू टू योर नॉन अपीयरेंस के वो कोर्ट ने वो रेगुलर बेल आपकी कैंसिल कर दी। नाउ कैन यू अप्लाई टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आगे फॉर द एंटीसिपेटरी बेल? बताओ। यहां पे हमें समझना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन देखो कि एंटीसिपेटरी बेल कब फाइल होगी? अरेस्ट होने से पहले। कब? जब आपके दिमाग में एक एप्रीहेंड था, एक डर था कि मुझे इस ऑफेंस के एक्यूज करके, इस ऑफेंस के एक्यूजेशन लगा के अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि स्टेज क्या है? बिफोर अरेस्ट। अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो। वंस यू आर इन द कस्टडी, तो क्या आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो? नहीं ले सकते। जब आपको कस्टडी में ले ही चुके हैं तो कौन सा एप्रीहेंशन? यहीं पे आप देयर कैन नॉट बी एनी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट बाय अ पर्सन ऑलरेडी इन द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ लॉ। अगर आपको रेगुलर बेल दी गई है, जब कोर्ट ने आपको यहां पे एक रेगुलर बेल दी, तो क्या ये जो बेल दी, क्या आप ऑलरेडी एक कस्टडी में नहीं हो?
आप डायरेक्ट कस्टडी में नहीं हो, बट जब आपको बेल दी है तो आप यहां पे एक कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में तो हो ना, आप एक कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में तो हो ना। कोर्ट को पता है ना कि आप वहां रहते हो, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया हो और आपको बुला सकती है वो अपीयरेंस के लिए, राइट। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में वो ऑलरेडी था। तो ये समझना होगा हमें दैट देयर कैन नॉट बी एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट बाय अ पर्सन ऑलरेडी इन द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द लॉ। और कंस्ट्रक्टिव कस्टडी कैसे? क्योंकि आप रेगुलर बेल पे ऑलरेडी बाहर थे, अब आपको रेगुलर बेल आपकी कैंसिल कर दी गई, दैट मीन्स आप तो ऑलरेडी कस्टडी में हो, आप तो ऑलरेडी कस्टडी में हो, आपको कोई यहां पे एप्रीहेंशन नहीं है, सो यहां पे आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। दिस इज बिकॉज अ पर्सन रिलीज्ड ऑन अ बेल अंडर द कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ लॉ एंड अ पर्सन इन कस्टडी कैन नॉट सीक एंटीसिपेटरी बेल, राइट। तो यहां तक समझ आया आपको। सी यहां पे डिसीजन अब क्या होना चाहिए, आपको लॉ समझ आ गया कि यहां पे एंटीसिपेटरी बेल कब फाइल करते हैं, अरेस्ट होने से पहले। अगर यहां पे ऑलरेडी आपको रेगुलर बेल मिली हुई है और अब वो रेगुलर बेल आपकी कैंसिल हो गई है, तो आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में हो। सो एंटीसिपेटरी बेल कैन ओनली बी फाइल्ड बिफोर यू हैव बीन अरेस्टेड और यू आर इन द कस्टडी। Once you are in a custody, you cannot file an application for anticipatory bail, apprehending that they may arrest me, right? तो यहां पे कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया, दैट अब आप यहां पे एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते, बट यू कैन फाइल रेगुलर बेल अगेन। आप एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर सकते हैं और रेगुलर बेल एप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंग सुनी जाएगी जैसे कि सेक्शन 437 में उसकी जो हियरिंग होती है वैसे। यहां पे एंटीसिपेटरी बेल के ग्राउंड्स नहीं देखे जाएंगे, रेगुलर बेल के देखे जाएंगे। Any such application for regular bail has to be considered on its own merits, including the fact that the originally he had been released. ये फैक्ट को भी कंसीडर किया जाएगा कि पहले इसको रिलीज किया गया था, बट देन ड्यू टू हिज नॉन अपीयरेंस दिस वाज कैंसल्ड। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्टडी आई क्यू जुडिशरी के चैनल पे लेकर आता रहूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अब आप बार बार करोगे ना, तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि लॉ को सॉल्व कैसे करना है। जब आप मेंस का एग्जाम लिखोगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि इससे क्या क्या आपकी हेल्प हो रही है। ऑलराइट, नाउ मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं यहाँ पे, एंड नोट डाउन द केस। जो ये फैक्ट्स थे वो इस केस थे मनीष जैन वर्सेस हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो फैक्ट्स थे हमारे केस के वो इस केस से थे। एंड आई शुड टेल यू कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी आपके लिए लेकर आया है एक महापैक जुडिशरी का, इन विच वी आर कवरिंग यहाँ पे 16 स्टेट्स, the whole syllabus, full-fledged syllabus of the 16 states, that is the minor laws, major laws and the local laws. We are focusing on all these 16 states and including the GK part and the current affairs and the legal GK as well. So if you want to buy this course, तो आप ये course ले सकते हैं only in 14,999 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं देव, DEV देव। And if you're focusing on some particular state, अगर आप एक ही स्टेट पे फोकस कर रहे हो, then you can buy the smart course only in 10,499 if you're going to use my code DEV, DEV देव। ये कोड यूज करें और एक कोर्स को खरीदें। All right then, thank you so much. I will see you in the next lecture.